हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। ओके, याद होगा फेजेस चल रही थी। तो फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये दो फेजेस में कंप्लीट होता है, दो रिएक्शंस में कंप्लीट होता है। बता दिया गया था आप लोगों को, एक जनरल इंट्रोडक्शन भी दे दिया था कि लाइट रिएक्शन किसे बोलते हैं, डार्क रिएक्शन किसे बोलते हैं। आज डिटेल में हमें यही पढ़ना है कि लाइट रिएक्शन कैसे होती है और डार्क रिएक्शन में अल्टीमेटली फूड कैसे बन जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड ही बनाना है, ऐसा है ना, फूड ही बनाना है। तो जब फूड ही बनाना है तो स्टेप्स पढ़ने ज़रूरी हैं कि अल्टीमेटली फूड बनता है कैसे है। तो उन स्टेप्स को हमने ब्रॉडली दो भागों में बांट दिया कि कुछ स्टेप्स हो गए लाइट रिएक्शन के, कुछ स्टेप्स हो गए डार्क रिएक्शन के। समझ गए आप लोग? तो अभी क्लास 10th के लेवल पर ये बहुत जनरल आप लोगों के यहाँ बता रखा है। सीनियर क्लासेस में 11th 12th में ये काफ़ी डिटेल में है, ठीक है, बट अभी उतना तो नहीं पढ़ना। 10th के लेवल पे ये थोड़ा एक जनरल अकाउंट पढ़ना है, कहने का मतलब ये हुआ। ओके क्लास, तो शुरू करते हैं। मैं ये आपको चार्ट तो बनवा दिया गया था, ये आप लोग डिटेल और लिख लो इसकी, वो आई थिंक नहीं लिखवाई थी, तो इसमें लिख लो लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेस, या लास्ट में ही लिख लेना, मैं लास्ट में कंक्लूड करवा दूंगी, तो आप लोग डिफरेंस फिर तभी लिख लेना, ठीक है, अभी मत लिखो। तो अगली हेडिंग बनाओ फिर, नंबर 1 कैपिटल ए करके लाइट रिएक्शन, कैपिटल ए करके हेडिंग बनाइए लाइट रिएक्शन। डन। देखो अब ज़रा समझो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है। दो स्टेप्स में कंप्लीट होगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ओके, इसको और खाना किस में बनेगा, कौन सी रिएक्शन में बनेगा? खाना बनता है डार्क रिएक्शन में। लेकिन खाना बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जो है वो बेसिकली हमें ऑब्टेन होती है इस फेज़ में, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको लास्ट में मैं कनेक्ट करवा दूंगी क्या है क्या नहीं। देखो भाई, ये है सनलाइट, सनलाइट को रेड से दिखा देते हैं। ये है सनलाइट, ठीक। तो अब ये जो सनलाइट है ये लीफ पर पड़ रही है, ऐसा है ना। ठीक, ये हो गई प्लांट बॉडी। ग्राउंड दिखा दिया। देखो अब, तो यहाँ पर ये है लीफ, लीफ में मीजोफिल सेल, ये हो गई मीजोफिल सेल। भाई स्ट्रक्चर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से ठीक नीचे मीजोफिल सेल, ऐसा है ना। और मीजोफिल सेल अब वैसे तो दिखा नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेल दिखा दी। अंडरस्टूड है, आप लोग समझ जाइए थोड़ा, ठीक है। तो लाइट पड़ रही है अल्टीमेटली मीजोफिल सेल पे। मीजोफिल सेल के भी अंदर डिफरेंट पेन्स का ज़रूर इस्तेमाल करना, ओके, फॉर बेटर क्लियरिटी। ये मैंने जो राउंड सा दिखाए हैं मॉलिक्यूल्स, ये कुछ 2 3, ये कौन है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल लो, ये हो गए क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। बार बार आप लोगों को पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत रफ स्केच बना रहे हैं। देखो भाई, इसमें ये दिखा दिया थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड को थोड़ा बड़ा दिखाएंगे क्योंकि काम सारा यहीं पर ही करवाना है, क्योंकि क्लोरोफिल इसी के पास है। ओके, ये हो गया थाइलेकॉइड।
थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक। और ये जो गैप दिखाया है, स्पेस दिखाया है, इसे बोलेंगे थैलेकॉइड ल्यूमन, थैलेकॉइड ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब होता है कैविटी, LUMEN, ल्यूमन मतलब कैविटी, एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस, ठीक है, उसको हमने बोल दिया ल्यूमन। तो ये हो गई मीजोफिल सेल, इसकी भी लेबलिंग कर लो। ब्लैक पेन से दिखाया है तो ब्लैक से लेबलिंग करेंगे, इसे बोलेंगे मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड आपको दिखाई दिए। वैसे इस पूरे स्टैक को ग्रेना बोलते हैं, ग्रेनम। तो हमने एक काम तो थैलेकॉइड में चलेगा, यूनिट में ही चलता है, तो इसलिए थैलेकॉइड दिखा दिया, उसमें इसको बोल दिया ल्यूमन। ये भी ल्यूमन है, ये भी ल्यूमन है, और ये हो गई मेम्ब्रेन। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को? ओके, अब देखो आगे क्या है। तो सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट अल्टीमेटली पहुंची क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ है वो सब हमने देख लिया। अल्टीमेटली पहुंची क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में भी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है क्लोरोफिल। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया ऐसे क्लोरोफिल, ठीक है भी क्लास, ये हो गया क्लोरोफिल। कई सारे होते हैं, हमने कुछ ही दिखाए हैं। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, ठीक, इसमें एलिमेंट्स हैं, याद होंगे, मैग्नीशियम वगैरह है ना, हाइड्रोजन वगैरह, कार्बन, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ने की वजह से ये क्लोरोफिल एक्साइट हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जब उसमें एनर्जी हम इन्वेस्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल्स में चले जाते हैं, ऐसा करके आप लोगों ने सीखा भी होगा, समझा भी होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो ये भी मॉलिक्यूल है, एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, एटम्स भी आ रहे हैं इसमें। तो यहाँ जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें एनर्जी एक तरीके से उनमें ऐड अप हो गई है। तो जैसे ही एक्साइट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ये निकाल देगा, ठीक है। निकाल देगा का मतलब क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को सर्कल कर दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया, फाइन। ये रिलीज़ करा है तो कोई ना कोई इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा भी, कैच भी करेगा, उसकी बात अभी हम आगे देखते हैं। तो सनलाइट पड़ने से क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी इज़ मेड अप ऑफ फोटोन्स ना, ऐसा है या नहीं? फोटोन्स की होती है। तो यहाँ पर एक फोटोन अगर पड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, ओके। लॉ ऑफ फोटो केमिकल इक्विवेलेंस ऐसा करके ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ा है तो अभी ज़रूरी भी नहीं, सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखें कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, ठीक है। तो सनलाइट में जो भी लाइट एनर्जी है, उस लाइट एनर्जी में जो भी फोटोन्स हैं, एक फोटोन अगर पड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा। सिंपल, अभी इतना समझने की कोशिश करिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रिलीज़ हुआ है? ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ है ये बाहर वाली जगह पर, ठीक है, स्ट्रोमा। अच्छा, स्ट्रोमा की तो लेबलिंग करिए, स्ट्रोमा तो दिखाया ही नहीं भाई, स्ट्रोमा भी ज़रूरी है, स्ट्रोमा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ, इसे कैच करेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स मतलब कुछ प्रोटीन्स, और अल्टीमेटली ये जाएगा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP, ठीक है, और बन जाएगा NADPH। अभी समझा रहे हैं क्या है ये। ठीक है, NADP हो गया फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखो भाई बच्चों, क्या है कंसेप्ट कि जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल पर पड़ी
तो क्लोरोफिल एक्साइट हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन एमिट किए। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसी मेम्ब्रेन में कई सारे प्रोटीन्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है, कई सारे प्रोटीन्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कभी किसी प्रोटीन के पास जाएगा, कभी किसी प्रोटीन के पास जाएगा, ऐसे करते करते ये अल्टीमेटली पहुँच जाएगा NADP के पास। NADP फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। फाइनल क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसके बाद कोई दूसरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो NADP एक मॉलिक्यूल होता है, एक कोफैक्टर है, कोएंजाइम है, ठीक है। तो ये जो NADP है ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसका रिडक्शन हो जाएगा या ऑक्सीडेशन होगा? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसका रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा? रिडक्शन होगा ना। तो NADP इज रिड्यूस टू NADPH। बात समझ में आई? तो NADPH जो है वो एक रिड्यूस्ड फॉर्म है, वो बना किससे? इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस से। तो NADP जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADPH में। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन जो निकला वो तो पहुंच गया अपनी डेस्टिनेशन में। इतनी बात तो हमें क्लियर हुई, ठीक। तो पहला इवेंट हमें समझ में आया कि लाइट रिएक्शन से क्लोरोफिल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और इलेक्ट्रॉन के निकलने से अल्टीमेटली NADPH बन जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो मैंने इवेंट्स दिखाए हैं ये सब कुछ मेम्ब्रेन में हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर तो हम नहीं दिखा सकते, ऐसी Z शेप स्ट्रक्चर यहाँ कैसे दिखाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए ऐसे जूम करके दिखा दिया। ओके, काम ये सारा कहाँ हो रहा है? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। तो ये जितने भी प्रोटीन्स आपको दिखाए हैं ये सब मेम्ब्रेन में ही बैठे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग लिखना चाहो दिखा सकते हो, प्रोटीन्स ही हैं ये। नाम अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि सीनियर क्लासेस में हैं इनके नाम, ठीक है। ऐसे करते करते पहुँच जाएगा NADP के पास और बन जाएगा NADPH। तो NADPH लिख लेना यहाँ पे, रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो अब क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। आप खुद सोचो, ऐसे तो कितनी लाइट एनर्जी पड़ रही है, कितने फोटोन्स पड़ रहे हैं, ऐसे वो इलेक्ट्रॉन निकालता रहा तो अल्टीमेटली क्लोरोफिल तो डैमेज है एक टाइम के बाद, फिर काम कैसे होगा? फिर तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को वापस देना भी ज़रूरी है, ताकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बचा रहे और काम चलता रहे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस कैसे आते हैं, दूसरा स्टेप हम समझते हैं। दूसरे पेन से यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए ये जो यहाँ पर होता क्या है, H2O की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। H2O की स्प्लिटिंग होगी, तो जब H2O की स्प्लिटिंग होगी, H2O, दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं H2O के, तो जब H2O की स्प्लिटिंग होगी तो ये बनेंगे 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, और कौन सी गैस लिबरेट होएगी? ऑक्सीजन गैस, इसलिए उसके साथ एरो ऐसे हम लोग दिखा देते हैं, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप लोग देख रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स अगर H2O के टूटते हैं तो कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो बने, प्रोटॉन्स बने, इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई। तो अब ये जो प्रोसेस है इसी को ही बोला जाता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब, फोटो मतलब लाइट, और लाइट की वजह से क्या हो गई? लाइसिस हो गई। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन हो गया? वाटर का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पहला काम तो क्या होता है? पहला काम तो क्लोरोफिल एक्साइट होता है। दूसरा काम क्या होता है? जो वाटर है उसकी लाइसिस हो जाती है। तो पानी के जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पड़े होंगे ल्यूमन में वो स्प्लिट होंगे लाइट की वजह से, और स्प्लिट होकर के ये बना देंगे। इतनी बात समझ में आई? तब आप लोग ज़रा मुझे बताओ यहाँ पर कि यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 4 प्रोटॉन्स, ये बैलेंस करके 4
प्रोटॉन्स, ऐसे ऑक्सीजन, सब बैलेंस रिएक्शन आपको लिखवाई गई है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कितने फोटोन्स पड़े होंगे? 4 फोटोन्स पड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है, तो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 फोटोन्स रिक्वायर्ड होंगे। है ऐसा है या नहीं? ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यही इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? किसको ज़रूरत है? क्लोरोफिल को ज़रूरत है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने दिखाए हैं, ये आप लोग जाते हुए दिखा दो किसके पास? क्लोरोफिल के पास, ठीक है। तो ये दिखा दीजिए क्लोरोफिल के पास, क्योंकि उसी को ज़रूरत थी, उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके पास कमी हो गई, तो अब वापस पीछे से तो कहीं से तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करवा देगा? वाटर की स्प्लिटिंग। पानी जैसे ही स्प्लिट होगा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। जैसे जैसे ये फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, पीछे से इसके पास इलेक्ट्रॉन आते चले जाएंगे और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो पहला स्टेप एक्टिवेशन, दूसरा स्टेप क्या होगा? फोटोलाइसिस। ये फोटोलाइसिस ल्यूमन में होगी। अब यहाँ पर दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया, अभी आप लोगों को मैं लिखवा दूंगी, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इलेक्ट्रॉन को लेकिन क्लोरोफिल के पास जाते हुए ज़रूर दिखा देना, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से नंबरिंग करके दिखाना चाहो तो नंबरिंग भी दे सकते हो। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, ओके। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए, आप लोग डायग्राम बना लीजिए, टाइम ले लो, बनाओ डायग्राम। हाँ जी, कंप्लीटेड। चलो, अब नेक्स्ट इसके बाद आता है नंबर 3rd स्टेप लाइट रिएक्शन का, वो है फॉस्फोराइलेशन। देखो, ये बात हमें समझ में आ गई कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 2 रिएक्शंस में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन में। खाना जो बनेगा, अभी कुछ भी मत लिखना, सब लिखवाया जाएगा, खाना जो बनेगा वो बनेगा डार्क रिएक्शन में, ठीक है। फूड यानी कि ग्लूकोज अल्टीमेटली इसी में बनेगा, लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि ATP और NADPH। फाइन, CO2 H2O तो है ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे? H2O का देख ही लिया आप लोगों ने यूटिलाइजेशन। वाटर का क्या यूटिलाइजेशन है? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराने के लिए, जो क्लोरोफिल ने निकाल दिए थे उसको स्टेबलाइज करने के लिए, और दूसरा ऑक्सीजन गैस निकालने के लिए, है कि नहीं? तो वाटर का यूटिलाइजेशन तो हमने फोटोसिंथेसिस में देख लिया, लेकिन CO2 का अभी नहीं देखा, ठीक है। तो CO2 और H2O के कॉम्बो से ही तो ग्लूकोज बन रहा था, तो H2O का तो हम लोगों ने देख लिया क्या मैकेनिज्म है। वाटर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप देखो, क्योंकि वाटर क्या निकाल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ऐसा है ना। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो उसका रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे उसका ऑक्सीडेशन। तो H2O रिलीज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन में खाना बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स चाहिए, फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो फ्यूल किस में होते हैं? किस में होता है? ATP और NADPH में। तो NADPH कैसे बन रहा था लाइट रिएक्शन में, वो तो हमने सीख लिया, ठीक है, वो बनाकर आपको दिखा दिया। उसमें इलेक्ट्रॉन स्टोर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी भी स्टोर हुई है, नेचुरल बात है, ठीक है। तो NADPH तो बन गया, अब क्या बनाना है? ATP बनानी है, ठीक है। तो अब ATP और बनाना सीख लो। तो तीसरा जो स्टेप है वो है ATP फॉर्मेशन। इसको और समझते हैं। देखिए भाई, तो ये जो ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स आ गए, ये सारा काम ल्यूमन में हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ल्यूमन में हो रहा है। तो ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। जब यहाँ पर ये काम होगा तो ल्यूमन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। लेकिन बाहर स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन उतना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, वहाँ पर लो कंसंट्रेशन है,
ऐसा है या नहीं? तो हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाई है और वहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन लो है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस एटीपी बनवाता है। कैसे बनवाता है? इस मेम्ब्रेन में ही, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम लोग इसको कहाँ दिखाएं, यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। इस मेम्ब्रेन में ही एक प्रोटीन होता है, या आप ऐसे समझ लो एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है एटीपी सिंथेज। ओके, नाम वाम सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ आपको ऐसे बता रही हूँ। तो नाम ही है एटीपी सिंथेज, यानी कि एक ऐसा प्रोटीन, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या बनवा दे, एटीपी बनवा दे, ठीक है। तो ये एटीपी कैसे बनवाता है? एटीपी बनता है, अभी कुछ भी मत लिखिएगा, आप लोग सिर्फ समझ लीजिए, एटीपी बनता है दो मॉलिक्यूल्स की वजह से। एक मॉलिक्यूल होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और दूसरा मॉलिक्यूल होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आई मतलब इनऑर्गेनिक, पी मतलब फॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं एडीपी और पीआई, ये अलग अलग घूमते रहते हैं, सेल के अंदर अलग अलग है, ठीक। लेकिन इनको जोड़ने के लिए, बॉन्ड बनवाने के लिए एनर्जी चाहिए। इसको अगर मैं दिखाऊं तो इसको आप ऐसे देखिए, जैसे ये हो गया है एडीपी, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, ठीक है। दो फॉस्फेट दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, और ये रहा दूसरा पीआई, ठीक है। ये अलग घूम रहा है, ये अलग घूम रहा है, ये अलग घूम रहा है। आप लोग जानते हो केमिस्ट्री का बेसिक लॉ है कि एनर्जी, जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी लिबरेट होती है, और जब बॉन्ड बनाना होता है तो यू हैव टू इन्वेस्ट व्हाट, एनर्जी। तो यहाँ पर हमें बॉन्ड बनवाना है ना, बॉन्ड बनवा के क्या बनवाना है हमें, एटीपी बनवानी है, ठीक है। और एटीपी बनवाने के लिए हमें इनका बॉन्ड बनवाना ज़रूरी है, और बॉन्ड बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो वह एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी इसी डिफरेंस से आती है। तो ये जो थैलाकॉइड का ल्यूमन है, इस ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, क्योंकि पानी कॉन्टिन्यूसली स्प्लिट हो रहा है, लगातार लाइट पड़ रही है, लगातार इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहा है, लगातार यहाँ पर फोटोलाइसिस हो रही है, ठीक है। तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहाँ बहुत हाई है, और यहाँ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन स्टोमा में कम है, ठीक है। बीच में कौन आ रहा है? ये एंजाइम आ रहा है जो कि एटीपी बनवाता है, बस। तो इसी डिफरेंस के बीच में जो एनर्जी है, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन की जो बीच की एनर्जी है, उसी एनर्जी को ये यूज़ करेगा, चैनलाइज करेगा, और इसके अंदर फिक्स करवा देगा, और फिक्स करवा करके क्या बनवा देगा, अल्टीमेटली एटीपी। मतलब उसने एनर्जी को चैनलाइज कर दिया इन एटीपी। ओके, तो इस तरीके से एटीपी बनती है। तो ये एक और फॉस्फेट इसमें ऐड हो जाएगा, तो एटीपी कैसे दिखाई देगी आपको? यहाँ दो फॉस्फेट हैं, यहाँ एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। इतनी बात समझ में आई? हाँ क्लास, ओके। तो 3 फॉस्फेट ऐड हो गए, एटीपी मॉलिक्यूल बन गया। तो अब जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी चाहिए होगी, आप देखो लाइट एनर्जी को इस पूरे स्ट्रक्चर ने कन्वर्ट करा दिया दूसरी फॉर्म में। लाइट एनर्जी ऐसे पड़ रही थी, उस एनर्जी को स्टोर कर दिया एक तो इसमें, और दूसरा NADPH में। NADPH में इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड है तो एनर्जी स्टोर्ड है, यहाँ पर बॉन्ड बनवा दिया तो एनर्जी स्टोर्ड है। कैसे लाइट एनर्जी की एनर्जी कैसे इन्वेस्ट कर दिया, आप देखो ना, लाइट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला, अब ये नहीं निकलता तो ये काम होता ही नहीं, ठीक है। ये काम हुआ तो प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट हो गया, प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट हुआ तो उस एनर्जी को चैनलाइज कर दिया एटीपी बनवाने में, ठीक है। और ऐसे ही NADPH बन गया। तो लाइट एनर्जी जो है वो हमने स्टोर कर ली, या बोलो ट्रांसफ़र कर ली, या चैनलाइज कर ली इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या बन गए? ATP और NADPH। बात समझ में आ गई? तो ATP बनने का जो ये प्रोसेस होता है, इसी को ही आप क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू ADP टू फॉर्म ATP, उसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और ये काम किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए आप इसको क्या बोल देते हैं? फोटो फॉस्फोराइलेशन। समझ गए भाई क्लास? तो ये कंसेप्ट है। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर? तीसरा स्टेप यही था, फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो यही जो प्रोटॉन्स हैं
अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा ल्यूमन में, बाहर कंसंट्रेशन कम, इसी डिफरेंस को चैनलाइज कर दिया टू फॉर्म एटीपी। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आप लोगों की बुक में NADPH और ATP का कंसेप्ट थोड़ा अलग ही दे रखा है। आप लोग NCERT देख सकते हैं क्लास 11th की, ठीक है, और आप लोग शायद 10th CBSE सॉरी 10th NCERT में तो नहीं है, बट 11th NCERT में डिटेल में दे रखा है, तो वहाँ बहुत करेक्टली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है भाई क्लास, तो मैंने आप लोगों को ये सारा बता दिया। ये डायग्राम वायग्राम ज़रूर बना लो। अब थर्ड स्टेप ATP फॉर्मेशन और दिखा दो, कैसे दिखाएंगे? तो लिखवा दिया जाए। चलो लिख लो पहले, उसी में लिख लेना ATP के बारे में। लाइट रिएक्शन, इसके बारे में लिखते हैं। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन, कैपिटल A डाल के लिखो भाई। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सनलाइट hence light dependent phase। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे इसके बाद। ATP and NADPH are formed during this phase, which are also called products of light reaction। प्रोडक्ट्स होते हैं ये लाइट रिएक्शन के। लाइट रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बना भाई? रिएक्शन है तो प्रोडक्ट भी बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बना लाइट रिएक्शन के? ATP और NADPH। तो ATP and NADPH are formed during this phase, which are also called products of light reaction। Hence light reaction also called photochemical। फोटोकेमिकल, केमिकल कौन से हो गए? ATP और NADPH, और किसकी प्रेजेंस में बने हैं? लाइट की प्रेजेंस में बने हैं, इसलिए लाइट रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई क्लास, तो फोटोकेमिकल फेज इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ATP NADPH बन रहे हैं। ओके, तो इसको लिखो। इसके बाद आगे स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट ये सब हेडिंग है, स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। अच्छा एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लेना, ये लिखने से पहले, स्टेप्स लिखने से पहले एक पॉइंट और ऐड कर लो। कहाँ पर होती है लाइट रिएक्शन? इट अकर्स, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, क्योंकि क्लोरोफिल वहीं पर ही है, तो इट अकर्स इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। डन। चलो अब आगे लिखो। इसके बाद यहाँ लिखवाया जा रहा है, यहाँ लिख रहे हैं आप लोग, वहीं सीक्वेंस में चलना, नीचे की तरफ ही लिखना, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। इट अकर्स इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। आगे स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन, इसको इरेज ही कर लो। स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन, सब हेडिंग बनाइए। स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन, इसमें नंबर 1 पहला है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एक्टिवेशन, इसी को ही आप क्या बोल देते हैं? एक्साइटेशन।
एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का जब एक्साइटेशन होगा तो क्या होगा, सनलाइट सॉरी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, अभी बताया थोड़ी देर लास्ट क्लास में बताया था, ब्लू और रेड, ठीक है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एंड इट्स इलेक्ट्रॉन get excited and are released। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे और उसके चक्कर में रिलीज हो जाएंगे, एंड आर रिलीज्ड। ओके, दिस phenomenon called एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल का एक्टिवेशन। उसके बाद आगे लिखेंगे, फर्दर द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन इज फाइनली वर्ड को अंडरलाइन करेगा क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट्स भी आएंगे। द रिलीज इलेक्ट्रॉन इज फाइनली कैप्चर्ड बाय NADP एंड इट रिड्यूसेस, और ये रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म NADPH। ठीक है, reduces to form NADPH। ठीक है भाई क्लास। NADP की फुल फॉर्म लिख लेना, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एडेनिन नाम तो सुन लिया अब आप लोगों ने, चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का। ये हो गया है कंप्लीट। इसके बाद आगे नंबर 2 फोटोलाइसिस हो रहा था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसी को ही आप बोल देते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, इसी को ही कह देते हैं और करके ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, क्योंकि पानी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निकल गए ना। तो इसमें लिखो ड्यू टू लाइट वाटर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसलिए मैंने आगे 2 लिखा है। ड्यू टू लाइट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, आप लोग पूरा लिख लेना चाहे तो, ड्यू टू लाइट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर split to form electrons, protons and oxygen gas। Full stop। This process is called photolysis। This process is called photolysis। This process is called photolysis। लिख लिया? चलो आगे इसमें आगे लिखेंगे, इसमें it occurs
वहीं उसी के साथ कंटिन्यूशन में ही है. इट अकर्स इन thylakoid lumen. ऑक्सीजन गैस इज़ अ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि कोई काम कुछ और हो रहा था और ये उस चक्कर में गैस निकली तो इसलिए लिबरेट आउट हो जाएगी. ऑक्सीजन गैस इज़ अ बाय प्रोडक्ट विच गेट्स liberated. ऑक्सीजन गैस इज़ अ बाय प्रोडक्ट विच गेट्स लिबरेटेड. दूसरा प्रोटॉन्स, अच्छा सॉरी, इसके बाद इलेक्ट्रॉन लिखेंगे. इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू क्लोरोफिल. इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाएंगे? क्लोरोफिल को. एज क्यों? इट इज कॉन्टिन्यूसली लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एक्साइटेशन, क्योंकि एक्साइटेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इसलिए उसको देने इलेक्ट्रॉन ज़रूरी हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू क्लोरोफिल. इलेक्ट्रॉन का भी फेट बता दिया, ऑक्सीजन का भी फेट बता दिया. बचे प्रोटॉन्स. प्रोटॉन get accumulated in lumen. Due to which their concentration inside the lumen increases. ठीक है, इतना हुआ. चलो, फोटोलाइसिस आपको बता दिया. अब नंबर थर्ड, तीसरा स्टेप क्या बचा? फोटोफॉस्फोराइलेशन. तीसरा स्टेप लिखेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन. नंबर थर्ड, फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसमें देखो, द फॉर्मेशन या द सिंथेसिस द एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडीपी. एडीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ठीक है. एडिशन ऑफ फॉस्फेट. फॉस्फेट यहाँ इनऑर्गेनिक है तो ब्रैकेट में आप लोग इनऑर्गेनिक लिख लेना. द एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडीपी टू फॉर्म एटीपी in presence of light called, हाँ जी, called what? Photophosphorylation. Photophosphorylation. ठीक है. The energy difference due to protons प्रोटॉन की कंसंट्रेशन का जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा था, द एनर्जी डिफरेंस ड्यू टू प्रोटॉन कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड ल्यूमन. इनसाइड एंड आउटसाइड ल्यूमन help in ATP synthesis. ठीक है. ATP सिंथेसिस हो जाएगी कैसे? ADP
और पीआई, पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्या बन जाएगा, एटीपी। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लो। या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो कितने फोटोन्स लगे होंगे, 4 फोटोन्स। ठीक है, कैसे वो बता दिया, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन, ये सब केमिस्ट्री में है, तो वही चीज़ों का यहाँ यूटिलाइजेशन है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। आप अपने लेवल पे लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये लिख लीजिए। हाँ जी, क्लास डन। चलो, तो ये प्रोडक्ट्स आपको बता दिए लाइट रिएक्शन में, एटीपी और NADPH। एटीपी कैसे बन रहा है वो भी बता दिया, NADPH कैसे बना वो भी बता दिया। NADPH इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसकी फुल फॉर्म आपको बता दी गई है। तो अब ज़रा थोड़ा याद करो, फर्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसमें बताया था कि CO2H2O के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, C6H12O6। तो H2O का जो ऑक्सीडेशन है वो यहाँ लाइट रिएक्शन में हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसके पास जा रहे हैं, क्लोरोफिल के पास। वो आपको मैंने लिखवा दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया है डन। आगे अब नेक्स्ट, तो ये सारा काम जो है ये हो रहा है थाइलाकॉइड की ल्यूमन में। ठीक है, मतलब थाइलाकॉइड इन्वॉल्व है बेसिकली, मोटे मोटे तौर पर बोले तो। देखिए भाई, अब आगे बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। ठीक है, अभी हेडिंग वेडिंग मत बनाओ, पहले समझ लो। देखो, डार्क रिएक्शन जो है उसे डार्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमें सीधे सीधे तौर पर लाइट नहीं चाहिए। मतलब यहाँ तो सीधे सीधे तौर पर लाइट चाहिए थी ना, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फिर एटीपी NADPH वगैरह बन रहे हैं, है ना। ये बात तो हमें समझ में आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला तभी इसकी वजह से ये लाइसिस कर रहा है, और ताकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल सके, इस चक्कर में ऑक्सीजन भी लिबरेट हो रही है। तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको कैप्चर करना ज़रूरी है, अदरवाइज एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड वॉन्ड तोड़वा दे किसी के भी, तो इसलिए उसको कैप्चर करके NADPH बनवाना भी ज़रूरी है। तो ये जो ATP और NADPH बने हैं, इनका यूटिलाइजेशन डार्क रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन जो है ये ऐसी रिएक्शन है जो कि लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। अभी कुछ भी ना लिखे, पहले समझ लीजिए। तो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है तो कैसे डिपेंडेंट हुई, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हुई। इनडायरेक्टली क्यों, क्योंकि अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो ATP NADPH भी नहीं बनेंगे, और ATP NADPH नहीं बनेंगे तो फिर डार्क रिएक्शन कैसे होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, इसीलिए ये लाइट रिएक्शन पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि डार्क रिएक्शन करने के लिए लाइट नहीं चाहिए, वो बिना लाइट के भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब ATP NADPH अवेलेबल होंगे वो होगी तभी, और ATP NADPH अवेलेबल किसकी वजह से होते हैं, लाइट रिएक्शन की वजह से। फाइन, तो लाइट पर ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, पहली बात। इसे डार्क रिएक्शन बोलना, देखो डार्क का मतलब कोई भी नाइट में समझता है, ठीक है, अंधेरा। तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि ये रात में होती है, कि दिन के टाइम में तो लाइट रिएक्शन हो गई, कुछ बच्चे ऐसा समझ लेते हैं, और रात के टाइम में डार्क रिएक्शन चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लाइट रिएक्शन के साथ साथ ही डार्क रिएक्शन चलती है, क्योंकि खुद सोचो ना आप, जब ATP NADPH अवेलेबल होंगे तभी तो ये चलेगी, तो जब ये अवेलेबल होंगे ही नहीं, रात में तो लाइट रिएक्शन हो नहीं सकती क्योंकि सनलाइट ही नहीं है, तो ATP NADPH तो बनेंगे नहीं, तो जब बनेंगे नहीं तो फिर डार्क रिएक्शन कैसे हो जाएगी।
ठीक है। तो इसलिए डार्क रिएक्शन जो है वो रात में नहीं होती। ये वर्ड लगाना थोड़ा गलत है क्योंकि पुराना नाम है तो वही चलता आ रहा है, इसलिए चेंज भी नहीं हुआ। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हुई, डार्क रिएक्शन क्यों बोला वो भी समझ में आ गया। तीसरी बात इसके अंदर कि इसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। बायोसिंथेटिक क्यों? क्योंकि यहाँ सिंथेसिस हो रही है। किसकी सिंथेसिस होगी? फूड की सिंथेसिस होगी, इसलिए इसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोला। ओके, तो डार्क रिएक्शन जो है ये काफ़ी छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ये तो थोड़ा बड़ा था, लेकिन डार्क रिएक्शन ईजी है। देखो भाई, तो अभी कुछ भी ना लिखें, पहले समझ लेते हैं क्या कंसेप्ट है। देखिए, आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी CO2 H2O C6 H12O6, मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ अभी, वाटर और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन तो हमने देख लिया ना, बिल्कुल बेसिक पर आ जाओ, पहले पेज पर आप लोग देख लो अपने नोटबुक के अंदर, इक्वेशन आपको लिखवाई हुई है, बैलेंस नहीं करी गई यहाँ पर जो मैंने अभी लिखी है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो हमने देख लिया, वो लिबरेट आउट हो जाएगी। कहाँ से निकलेगी? लीफ है, लीफ पे जगह जगह क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है, ऐसा है ना, जगह जगह स्टोमेटा प्रेजेंट है। स्टोमेटा से निकल जाएगी, उसी स्टोमेटा से किसकी एंट्री होगी? CO2 की। ठीक है, तो CO2 गैस बाहर से अंदर जाएगी और ऑक्सीजन गैस अंदर से बाहर जाएगी। डिफ्यूजन हो रहा है क्योंकि अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, इसीलिए तो ये जो CO2 है अंदर ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि लगातार प्रोडक्शन हो रहा है ना वाटर के स्प्लिटिंग से, इसीलिए। तो ये जो CO2 गैस है ये बाहर से अंदर आएगी डिफ्यूजन के माध्यम से। अंदर कैसे आएगी? स्टोमेटा के ज़रिए। ओके, स्टोमेटा के ज़रिए एंटर करेगी। अब ये जो CO2 है इसी का यूटिलाइजेशन अभी हम देखेंगे। वाटर का भी आप लोगों ने देख लिया, वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन की वजह से ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही थी। ओके, तो यहाँ इसके ऑक्सीडेशन से ATP और NADPH बन गए, ATP और NADPH बन गए। ठीक है, लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बन रहे थे ना, और वाटर वहीं इन्वॉल्व था, तो ATP NADPH बन गए। अब यही ATP और NADPH के पास खूब एनर्जी है, उसमें इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड है, उसमें बॉन्ड बैठा हुआ है, तो बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो यही एनर्जी जो स्टोर्ड है, ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एनर्जी प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स अब किसको दिए जाएंगे? CO2 को दिए जाएंगे। तो CO2 को जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो अब मुझे बताओ CO2 का रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा? CO2 आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉन वो इजीली ले ले, इसलिए ATP अपनी एनर्जी लिबरेट करेगी कि भाई तू इलेक्ट्रॉन ले ले, और इलेक्ट्रॉन देगा कौन? NADPH, उसी के पास थे इलेक्ट्रॉन तो। ठीक है, तो ATP और NADPH इस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती करके CO2 को इलेक्ट्रॉन दे देंगे। फाइन, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। तो ये जो CO2 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, अब CO2 का रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, तो CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। तो CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट में इस तरीके से बन जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत बड़ी साइकिल है, ये मैंने आप लोग को एक सेंटेंस में बता दिया, ये इतना आसान स्टेप नहीं होता, काफ़ी लंबी रिएक्शन होती है। कैल्विन साइकिल जिसको हम बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। इतना डिटेल में अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना, इसलिए बहुत शॉर्ट में बताया है कि ATP NADPH में, ATP में एनर्जी स्टोर थी, NADPH के पास इलेक्ट्रॉन स्टोर था, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं CO2, तो इसलिए ATP स्प्लिट होगा और एनर्जी निकालेगा ताकि आराम से इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, ज़बरदस्ती करवा करके इसके साथ इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे रिड्यूस हो जाएगा इट विल बिकम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? ठीक है, और इसी प्रोसेस के दौरान वाटर भी, वेपर्स कुछ निकलते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के भी निकलते हैं, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये वापस रीयूज़ हो जाते हैं। रीयूज़ होने का मतलब क्या हुआ? यही रिएक्शंस जो चल रही हैं इनमें बहुत जगह पानी का यूटिलाइजेशन आता है, यहीं पर ही आ रहा है देख लो, तो वहाँ ये यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है,
तो एक तरीके से वेस्ट नहीं है, ऑक्सीजन भी एक तरीके से बिल्कुल वेस्ट नहीं है। कहाँ से वेस्ट है, हम लोगों की लाइफ तो इसी की वजह से चल रही है, तो इसलिए आप इनको वेस्ट बिल्कुल ना समझें। और ग्लूकोज तो वेस्ट है ही नहीं, वो तो फूड है, वो कहाँ से वेस्ट हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये डार्क रिएक्शन थी। तो डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, यहाँ पर CO2 का रिडक्शन होगा और वाटर का फोटो केमिकल फेज में लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, फिर जो प्रोडक्ट्स बने उनका फेट भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट डार्क रिएक्शन। तो ये आप लोग लिख लो, ये हो गया है कंप्लीट फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नोट करिए भाई अब इसको। डार्क रिएक्शन में लिखो it is light independent reaction that is not uses directly sunlight but dependent on the products of sunlight. ठीक है, बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ सनलाइट। कौन से प्रोडक्ट्स? दैट इज सॉरी, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज ATP एंड NADPH। उसके प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट रहती है ये। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड biosynthetic phase because food is manufactured by this reaction। ठीक है, by this reaction। आप लोग रिएक्शन पूरा लिखा करो भाई। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के फिर से, कहाँ पर होती है डार्क रिएक्शन? थैलाकोइड मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा? इट अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन थैलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रही थी। CO2 taken from atmosphere by diffusion reaches through stomata स्टोमेटा के ज़रिए कहाँ पहुँचती है? टू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में पहुँचती है। In stroma, CO2 is reduced to carbohydrate, glucose। CO2 is reduced to carbohydrate by utilizing ATP and NADPH। ठीक है,
विच आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, ये ब्रैकेट में लिखना, विच आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो CO2 reaches through stomata to chloroplast. In stroma, CO2 is reduced to carbohydrate by utilizing ATP and NADPH. तो अब आप लोग क्या करें, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने लेवल पे लिखना चाहो लिख सकते हो क्योंकि सिलेबस में नहीं है। बेसिकली ये जो डार्क रिएक्शन होती है इसमें कैल्विन साइकिल आती है, CALVIN, कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल में ही होता है कि CO2 इज़ रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट, तो ये काम उसी साइकिल में होता है। तो साइकिल का नाम आपके यहाँ नहीं दे रखा, तो आप लोगों को लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने लेवल पे लिखना चाहें बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है कंप्लीट। अब आगे बात करते हैं एंड प्रोडक्ट्स। सब हेडिंग बनाओ, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो पहला एंड प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। पहला एंड प्रोडक्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड आउट थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा से निकलती है, एंड यूटिलाइज्ड बाय लिविंग्स। क्यों लिविंग्स को क्यों चाहिए होती है, टू डू व्हाट, टू डू रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन से क्या होता है भाई, एनर्जी बनती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड आउट थ्रू स्टोमेटा एंड यूटिलाइज्ड बाय लिविंग्स टू डू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन याद करो, लिखवाया था, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी। तो इस काम को करने के, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग, इस काम को करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वो वेस्ट बिल्कुल नहीं है ऑक्सीजन। नंबर 2 एंड में बन रहा है इसीलिए एंड प्रोडक्ट। नंबर 2 वाटर। तो ये जो वाटर है इट इज रीयूटिलाइज्ड, रीयूटिलाइज्ड in various reactions of photosynthesis। तो ये वहाँ पर रीयूटिलाइज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। और नंबर 3 आप लिखिए ग्लूकोज। हाँ जी, 3 लिखेंगे ग्लूकोज। केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। हाँ जी क्लास, तो अब इसमें ग्लूकोज का फेट हम एक बार डिस्कस करते हैं। हाँ जी क्लास, तो ग्लूकोज में C6H12O6 यहाँ देखिए, तो प्लांट ने जो भी ग्लूकोज बनाया, ठीक है, प्लांट बॉडी ने डार्क रिएक्शन करके जो भी ग्लूकोज बनाया, अब वो ग्लूकोज प्लांट कैसे यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई उसका क्या यूटिलाइजेशन है, वाटर मॉलिक्यूल्स उनका क्या यूटिलाइजेशन है, ये ग्लूकोज जो बना है, फूड जो बना है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है। देखिए, तो ये ग्लूकोज प्लांट रेस्पिरेशन में यूज़ कर सकता है। रेस्पिरेशन क्या अभी बताया, ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज के अंदर ये जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स को तोड़ेगा और उन बॉन्ड्स में जो एनर्जी है
उसे निकालेगा और अपने सारे के सारे जो भी काम है, रिएक्शंस हैं, वो करवाने में उसको मदद मिलेगी। ठीक है, तो एक तो पहला स्टेप यही हो गया कि रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज चाहिए। दूसरा, ये ग्लूकोज जो है वो स्टोर करेगा। स्टोर कैसे करेगा? आप लोगों ने क्लास 9th में न्यूट्रिशन पढ़ा था, तो आप लोगों ने इसमें ये पढ़ा था कि जो ग्लूकोज है जब ये स्टोर करता है प्लांट बॉडी में तो एक लंबी सी चेन बना लेता है। उसी चेन को आप क्या बोल देते हैं? स्टार्च। ठीक है, यानी कि ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, फिर तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा, ऐसे सो ऑन। तो ये जो ग्लूकोज की ये चेन्स बन जाती हैं उसी को आप बोलते हैं स्टार्च। तो जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता तो ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, तो उस दौरान वो रेस्पिरेशन करके एनर्जी कहाँ से निकालेगा? जो स्टार्च के अंदर ये ग्लूकोज है, इसी ग्लूकोज को वो निकलवाता है और फर्दर फिर उससे एनर्जी रिलीज़ करवा के अपने काम करवाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में भी ये ग्लूकोज यूज़ हो सकता है, स्टोरेज पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकता है। यही स्टोरेज जो स्टार्च है ये फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में भी स्टोर हो जाता है, जैसे वीट वगैरह में, और फिर उसे हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारे लिए भी यही काम आ जाता है कि नहीं? जैसे पोटैटो हो गया, वीट है, ठीक है, और दूसरे जो ग्रेन्स हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, इसका और क्या यूटिलाइजेशन है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करा दिया जाता है, जैसे आपने सुना होगा सुक्रोज। तो सुक्रोज एक डाइसेक्राइड शुगर है जो बनी हुई होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से सुक्रोज रेडी होती है। ये रहा ग्लूकोज, ये रहा फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये जो सुक्रोज है ये सॉल्युबल शुगर है, पानी में डिज़ोल्व हो जाती है ना, सॉल्युबल शुगर है। तो सॉल्युबल शुगर होने की वजह से जो प्लांट बॉडी है उस प्लांट बॉडी में खाना तो यहाँ बन रहा है, ठीक है, खाना तो यहाँ बन रहा है, लीफ में बन रहा है, लेकिन जो रूट्स हैं उन्हें भी तो फूड चाहिए और वो तो फूड खुद बना नहीं सकती। तो वो फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है? लीफ पे डिपेंडेंट है। तो फूड मॉलिक्यूल्स जो यहाँ बन रहे हैं उन्हें नीचे भी तो जाना ज़रूरी है ना, उन्हें नीचे यानी कि रूट्स तक जाना ज़रूरी है। तो रूट्स तक लेकर कौन जाएगा? फ्लोएम टिश्यू। और फूड क्योंकि सॉलिड होने की वजह से अपने आप जा नहीं सकता, कोई लिक्विड पदार्थ चाहिए उसको ले जाने के लिए। तो यही जो फूड यहाँ बना है, ग्लूकोज यहाँ बना है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से सुक्रोज रेडी किया जाता है। और सुक्रोज क्योंकि सॉल्युबल होने की वजह से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, उसी पानी को यहाँ नीचे भेज देते हैं और उस पानी के साथ साथ क्या चला जाता है? सुक्रोज भी चली जाती है। ठीक है, और इस तरीके से सुक्रोज रूट्स को मिल जाती है, फिर रूट्स उनको फर्दर यूटिलाइज कर सकती है जिस भी पर्पस के लिए उसको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो फूड है उसको बाकी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए एक सॉल्युबल पदार्थ में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, और स्टार्च सॉल्युबल नहीं होती, स्टार्च इनसॉल्युबल होती है, इसीलिए हम सुक्रोज प्रेफर करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिएक्टिव बहुत होती हैं, हालांकि डिज़ोल्व ये भी हो जाती है लेकिन ये रिएक्टिव बहुत होती है। तो अगर ये ऐसे रिएक्शन करती रहेंगी तो डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो एक सुक्रोज स्टेबल मॉलिक्यूल है तो इसलिए इसको मतलब यूज़ करा जाता है दूसरे पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। ओके क्लास, तो ये आप लोग ग्लूकोज में लिख लो। ग्लूकोज जो है कैन बी यूज्ड फॉर respiration by plants. Secondly, can be stored in the form of starch. ठीक है, और नंबर 3, food is transported to other plant parts, example roots, in the form of सुक्रोज। और सुक्रोज क्या है? सॉल्युबल शुगर। और स्टार्च क्या है? इनसॉल्युबल शुगर।
यहाँ लिख लेना, soluble sugar made up of glucose plus fructose, FRUCTOSE, fructose. ओके तो ये हो गया है कंप्लीट। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों रिएक्शंस आप लोगों को बता दिए। फोटोसिंथेसिस में अब आगे कुछ अडेप्टेशन हमें पढ़नी है, कार्बन साइकिल पढ़नी है, तो जो भी पार्ट रिमेनिंग है वो हम अगली क्लासेस में देख लेंगे। ठीक है, तो ये इतना आप लोग अच्छे से रिवाइज करें। ओके क्लास, थैंक यू, बाय बाय।